सोचो, एक दिन तुम्हारे हाथ पर सिर्फ एक छोटा सा कट लगता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, एंटीबायोटिक भी दी जाती है। लेकिन जिस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है, उस पर वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और एक नॉर्मल सी चोट जानलेवा बन सकती है। डरावनी बात यह है, ये कोई फ्यूचर की साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है। ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस आज भी दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इस क्राइसिस के पीछे कोई नया वायरस नहीं, बल्कि वही मेडिसिन्स हैं जिन्होंने पिछले 100 सालों में करोड़ों लोगों की जान बचाई, एंटीबायोटिक्स। लेकिन सवाल ये है, आखिर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से बचना कैसे सीख गए, और क्या हम बिना जाने इस प्रॉब्लम को और तेज बना रहे हैं? आज न्यूमोनिया, इन्फेक्टेड वूंड या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन 100 साल पहले सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। एक छोटी सी स्किन इन्फेक्शन या एक ऑर्डिनरी बैक्टीरियल प्यूमोनिया, ये सब लोगों की जान ले सकते थे। डॉक्टर्स के पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को इफेक्टिवली ट्रीट करने का कोई रिलायबल मेडिसिन नहीं था। फिर 1928 में लैब में हुआ एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, और उसने मेडिसिन की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में बैक्टीरिया कल्चर पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मोल्ड के आसपास बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहे थे। इसी ऑब्जर्वेशन ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की राह खोली। इसके बाद एंटीबायोटिक्स ने मॉडर्न मेडिसिन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। प्यूमोनिया ट्रीट होने लगा, सर्जरीज ज़्यादा सेफ हो गई, मिलियंस ऑफ लाइव्स बच गईं। ऐसा लग रहा था जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ इंसान जीत गया हो। लेकिन नेचर कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बॉडी एंटीबायोटिक की आदत डाल लेता है। रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में डेवलप होती है। और ये होता कैसे है? हर बैक्टीरियल पॉपुलेशन में छोटे जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं। जब एंटीबायोटिक दी जाती है, ज़्यादातर ससेप्टेबल बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ बैक्टीरिया नेचुरली सर्वाइव कर जाते हैं। ये सर्वाइवर्स मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ केसेस में अपनी रेजिस्टेंस जीन्स दूसरे बैक्टीरिया के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती, लेकिन अननेसेसरी या इनअप्रोप्रिएट यूज़ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को सिलेक्ट होने का मौका दे सकता है। अब सवाल है, हम इस प्रॉब्लम को कैसे बढ़ा देते हैं? जब एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड या फ्लू के लिए बिना ज़रूरत यूज़ की जाती है, या जब उन्हें बिना मेडिकल एडवाइस के लिया जाता है, तो बैक्टीरिया पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इन्फेक्शन कंट्रोल से जुड़े कई फैक्टर्स भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अब इमेजिन करो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो जाते हैं जिन पर मल्टीपल एंटीबायोटिक्स का असर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इन्हें कॉमनली सुपरबग्स कहा जाता है। जब ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में से एक मानता है। सॉल्यूशन सिंपल लगता है, नई एंटीबायोटिक्स बना लो, लेकिन रियलिटी बहुत डिफ़िकल्ट है। एक नए एंटीबायोटिक डिस्कवर करना, उसकी सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस टेस्ट करना और पेशेंट्स तक पहुंचाना, इसमें कई साल लग सकते हैं। और जब तक नई मेडिसिन आती है, बैक्टीरिया इवॉल्व होना बैंड नहीं करते। ये रेस कभी रुकती ही नहीं। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता रहा, तो प्रॉब्लम सिर्फ इन्फेक्शन ट्रीट करने की नहीं होगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर कीमोथेरेपी, मेजर सर्जरीज, इन सब में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स इन ट्रीटमेंट्स का एक एसेंशियल हिस्सा है। गुड न्यूज़ ये है, इस प्रॉब्लम को स्लो किया जा सकता है और इसमें हम सब का रोल है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस पर यूज़ करो। डॉक्टर ने जितने दिन और जिस तरह एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की हो उसी तरह यूज़ करो। वैक्सीनेशन, हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ये सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स ने पिछले 100 सालों में मेडिसिन को बदल दिया, लेकिन अब एक नया सवाल हम सब के सामने है। क्या हम इन लाइफ सेविंग मेडिसिन्स को अगले 100 साल तक इफेक्टिव रख पाएंगे, या फ्यूचर की सबसे बड़ी मेडिकल क्राइसिस हम खुद क्रिएट कर रहे हैं?